हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, जो कि हमारा ऑल यूजी कोर्स ईवीएस है। ठीक है, इसका लेसन नंबर 8 यानी कि अध्याय 8 होने वाला है, जिसका नाम है वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण और परमाणु प्रदूषण। शोर यानी होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो शोर आप लोग वो वाला शोर मत समझना। ठीक है, तो वायु, शोर और परमाणु प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नीड है तो आप उनको भी देखिए, नहीं तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8, जिसका नाम है वायु, शोर और परमाणु प्रदूषण। यानी कि जो परमाणु वाले जो प्रदूषण होते हैं, जो हम वैसे वाले प्रदूषण होते हैं जो कि परमाणु, जैसे हम कोई बम वगैरह या फिर कोई मिसाइल या फिर पटाखे वगैरह बनाते हैं, उन सभी से जो निकलने वाला प्रदूषण है वो सभी प्रदूषण। और अच्छे से जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं परिचय। ईपीओडम के अनुसार प्रदूषण हवा, जल और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकृति में होने वाले परिवर्तन है। यानी कि ईपीओडम नाम के एक व्यक्ति है, ठीक है, उनके अनुसार जो है प्रदूषण क्या है, हवा, जल और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकृति में होने वाले बदलाव ही प्रदूषण है। किसके अनुसार? ईपीओडम के अनुसार, जो पूरे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जो पूरे पर्यावरण क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रदूषण मानव जनित या प्राकृतिक गतिविधियों दोनों के कारण होता है। जो प्रदूषण है या तो मानव द्वारा हो सकता है या फिर प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण के उदाहरण ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, बाढ़ आदि है। मानव निर्मित प्रदूषण का मुख्य कारण है अधूरी तकनीक में घनिष्ठता, एकीकृत प्रणालियों का अभाव। यानी कि अधूरी तकनीक, यानी कि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो अधूरी तकनीक में हमारी घनिष्ठता। ठीक है, आज प्रदूषण की समस्या वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, जो पर्यावरण के बारे में जिनको नॉलेज होती है, पर्यावरणविदों और मानवतावादियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जो आज के समय में जो प्रदूषण है, ये सभी के लिए क्या है, बहुत बड़ी एक चुनौती बन चुकी है इसको कंट्रोल करना। क्योंकि विभिन्न घटकों का प्रदूषण इस हद तक चला गया है कि हम ताजी हवा में सांस लेने, ताजा पानी पीने और शुद्ध भोजन खाने में असमर्थ है। यानी कि प्रदूषण का स्तर इस लेवल तक, यानी इस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि हम लोग ना तो ताजी हवा में सांस ले सकते हैं, ना ही ताजा भोजन खा सकते हैं, और ना ही शुद्ध पानी पी सकते हैं या शुद्ध भोजन खा सकते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसे इस विशाल समस्या से लड़ना होगा। अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसको क्या है, इन समस्याओं से लड़ना होगा, और उसे और उसके अस्तित्व को निकलने से पहले इन समस्याओं को दूर करना होगा। निकलने, यहाँ पे क्या आएगा, निकलने आएगा। ठीक है, निकलने नहीं आएगा, निकलने से पहले इन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। यानी कि उस व्यक्ति की अस्तित्व को निकलने से पहले इन समस्याओं से उसको लड़ना होगा या दूर करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, तो देख लेते हैं प्रदूषण के स्रोत क्या आता है। प्रदूषण के स्रोत, ठोस अवशिष्ट प्रदूषण के स्रोत के रूप में, जो ठोस है, ठोस अवशिष्ट किस तरीके से प्रदूषण के रूप में है। ठोस अवशिष्ट घरेलू या औद्योगिक हो सकते हैं, या तो घरेलू हो सकते हैं या फिर औद्योगिक हो सकते हैं। विभिन्न ठोस अवशिष्टों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनके अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। किसको देखेंगे? औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो उद्योग जो हम करते हैं, उद्योग से जो हमारा ठोस अपशिष्ट निकलता है उसके बारे में। ठीक है, विभिन्न औद्योगिक उद्योग से कण अपशिष्ट, जैसे कांच के टुकड़े, चमड़े के टुकड़े, रबड़ के टुकड़े आदि, ये हमारे क्या औद्योगिक अपशिष्ट है ठोस में। और घरेलू अपशिष्ट, रसोई में कचरा, बूछड़ खाने आदि, ये प्राकृतिक में दहनशील, गैर दहनशील हो सकते हैं। प्रकृति में दहनशील कौन है? पत्तियां, सूखी पत्तियां, टहनियां, कागज आदि। ये क्या है, बहुत जल्दी दहनशील है, जब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर ज्यादा हीटिंग हुई तो आग पकड़ लेंगे। और गैर दहनशील में क्या आता है? कंक्रीट, प्लास्टिक, कांच आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब सीवेज,
ये किस में आ जाता है? ये हमारा मानव निर्मित में एक तरह से आ जाता है, क्योंकि सीवेज क्या है? हमारे घर का मानव पशु मालमूत्र, ठीक है। मानव और पशु मालमूत्र, घरेलू अपशिष्ट, डिटर्जेंट आदि ठोस माल को कीचड़ कहा जाता है। यानी कि जो मानव और पशु के द्वारा जो मालमूत्र निकलता है, घरेलू अपशिष्ट जैसे कि डिटर्जेंट, पाउडर आदि ठोस माल को कीचड़ कहा जाता है, ठीक है। कृषि अपशिष्ट, अब हम किस कारण देखने वाले? कृषि अपशिष्ट, यानी कृषि से क्या अपशिष्ट निकलता है? पौधे और जानवरों के अवशेष, टूटी हुई टहनियां, लकड़ी, अंश, फल, कीटनाशक, उर्वरक आदि, ये कृषि अपशिष्ट है, ठीक है। अब प्रदूषण के स्रोत के रूप में तरल अपशिष्ट, यानी कि प्रदूषण के स्रोत के रूप में, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रदूषण के रूप में ठोस अपशिष्ट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रदूषण के स्रोत के रूप में तरल यानी कि द्रव्य जो अपशिष्ट है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्रव में क्या आ सकता है? सोच के देखो, हम लोग जो केमिकल वगैरह रिफाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें गंगा नदी में, नदियों में बहा देते हैं, तो वो क्या है? एक तरह केमिकल ही है हमारा, ठीक है, तरल रूप में आता है जो हम पानी में बहा रहे हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं, उससे भी काफी मात्रा में जो है हानिकारक तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट तरल के रूप में जल और मिट्टी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। जो औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट है, तरल के रूप में जल और मिट्टी में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक प्रदूषण के परिणाम घातक हो सकते हैं। जो औद्योगिक प्रदूषण के जो परिणाम है वो घातक होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि देखो, उद्योग से जो निकलेगा वो हमारा केमिकल निकले, जैसे बियर बन गई, तो उसका जो बचा अपशिष्ट है जो वो भी तरल पदार्थ में होगा, वो कहाँ जाएगा? नदियों में जाएगा, और वो क्या करेगा? मिट्टी, जल और नदी को, उस स्थान को क्या होगा? प्रदूषित करेगा। वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको भी प्रभावित करेगा, ठीक है। रासायनिक कारखानों, रिफाइनरियों, टेनरियों आदि में एसिड, क्षार, तेल और घुलित भारी धातुएं होती हैं। किसमें? रासायनिक में, ठीक है। जो रसायन, जो कारखानों में जो रसायन होता है उसमें ये सब चीजें घुलित मिली हुई रहती है, मिश्रित रहती है। नदी के जल में प्रवेश करती है। ये क्या है? नदी के जल में प्रवेश करती है और जल जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जो नदी में ये प्रवेश करती है तो क्या करती है? जो जल में जो जीव रहने वाले हैं उन पर क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव करती है, और नदी की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता को खराब कर देती है। जो नदी है वो उसकी स्वयं शुद्धिकरण की जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रदूषण के स्रोत के रूप में गैस से अपशिष्ट। हमने तो सबसे पहले हमने ठोस पढ़ा, फिर तरल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं गैस, यानी गैस किस तरीके से हमारे स्रोत रहे हैं प्रदूषण के, ठीक है। विभिन्न उद्योगों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले सामान्य गैस प्रदूषण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, ये सभी क्या है? हमारे गैस से अपशिष्ट हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को। गैस से अपशिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण सबसे खतरनाक और घातक प्रकारों में से एक है, क्योंकि ये सीधा हमारे फेफड़ों में जाता है, सीधा उनके जो फेफड़े हैं उन पे ही प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी पर जीवन उस हवा पर निर्भर है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन उस हवा पर निर्भर है जिसमें हम सांस लेते हैं, और यदि जीवन का यह स्रोत घातक गैस से निर्वहन से प्रदूषित हो जाता है तो सभी जीवित जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन किस पे निर्भर है? उस हवा पर जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पर। अगर वो वातावरण, वो ऑक्सीजन, वो वायु ही अगर प्रदूषित हो जाए, घातक उसमें विषैले गैस आ जाए, तो क्या होगा? मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा, और उनके लिए जीवन जीना या फिर जीवित रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्या, खत्म ही, अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, बस खत्म है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक है हमारा प्रदूषण के स्रोत के रूप में ऊर्जा अपशिष्ट। ऊर्जा अपशिष्ट क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रदूषण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण अदृश्य और भारहीन प्रदूषण होता है, जैसे कि ऊष्मा और रेडियोधर्मी उत्सर्जन आदि। रेडियोधर्मी उत्सर्जन सबसे खतरनाक प्रदूषण है। जो रेडियोधर्मी उत्सर्जन है या प्रदूषण है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषण है, क्योंकि इनके दूरगामी हानिकारक प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुण पर व्याप्त प्रभाव पड़ता है। यानी दूरगामी यानी आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। प्रदूषण के स्रोत के रूप में शोर यानी कि ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के स्रोत के रूप में ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वातावरण में एक विशेष स्तर से ऊपर आवांछित ध्वनि या शोर एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है। रेडियो, ट्रैफिक हॉर्न, सार्वजनिक
प्रशासन प्रणाली आदि का अंधाधुंध और निरंतर प्रयोग आदि ध्वनि प्रदूषण का एक सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण की सामान्य स्रोत है, जैसे ट्रैफिक हो गया, रेडियो हो गया, हॉर्न हो गया, सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों के लिए जो डीजे वगैरह बजते हैं, और मंदिरों में जो हर टाइम डीजे वगैरह बजते रहते हैं, ये सब बहुत सी सारी चीजें जो हैं जो सार्वजनिक स्थल पे होती है, इनको क्या इन पे थोड़ी रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है। अब कई लोग ऐसे महारथी होंगे जो बोलेंगे कि भाई मस्जिद से भी जो है लाउड स्पीकर आता है, तो बस देखो उनका एक टाइम होता है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है, तो उतना वो फर्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे होता है, फिर दोपहर में, फिर 4 बजे, फिर शायद शाम को 7 बजे या 8 बजे के टाइम पे, मतलब 5 बार उनका ऐसे टाइम होता है। और जो हमारे में जो मंदिरों में बजता है वो कभी क्या है कि सुबह 8 बजे से सुबह 6 बजे से शुरू किया, 10 बजे तक बजा रहे, रेगुलर बज रहा है, तो वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। इन पर क्या है कि थोड़ी बहुत रोकथाम करनी चाहिए। वैसे ये धर्म वाली चीज़ें हैं तो इन पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारा जो काम है स्टडी करना, हम स्टडी करेंगे, मेरा काम है पढ़ना, तो आप पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। हवाई जहाज और सुपरसोनिक जेट भी कुछ तीव्रता का शोर पैदा करते हैं। हवाई जहाज और सुपरसोनिक जो जेट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं, जो कभी कभी कान के ड्रम और मस्तिष्क को अपूर्ण क्षति पहुंचा देते हैं, यानी कान के पर्दे फट जाते हैं, कानों से खून आ जाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो जाता है अत्यधिक ध्वनि की वजह से। ठीक है। अब आता है प्रदूषण का वर्गीकरण। क्या आता है? प्रदूषण का वर्गीकरण। प्रदूषण को विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, यानी प्रदूषण जो है उसको विभिन्न कारणों के आधार पर विभिन्न तरीकों पे उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। सबसे पहला आता है, जैसे पहला है हमारा जैव निम्नीकरण। क्या होता है? जैव निम्नीकरण। यह वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं, यानी यह वह जैविक पदार्थ है या सूक्ष्म जैविक क्रिया है पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जैविक यानी बहुत छोटे जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित यानी टूट जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए कोई भी जैविक अपशिष्ट, पत्ती का कचरा, मालमूत्र आदि। जैव अनिम्नीकरण। ठीक है। यह वे पदार्थ है जिन्हें किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया या द्वारा सरल पदार्थ में विघटित या तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट, भारी धातु, डीडीटी आदि। जो मतलब कि देखो जैव निम्नीकरण में वो पदार्थ आते हैं जो कि बहुत कम समय में या फिर बहुत आसान चोट से या फिर आसान तरीके से वो क्या है कि विघटित हो जाए, टूट जाए, टुकड़े टुकड़े बढ़ जाए और हमारे पर्यावरण में मिक्स हो जाए, जाके वो द्वारा रिसाइकिल हो सके। और जैव अनिम्नीकरण में वैसे पदार्थ आते हैं जो कि जल्दी विघटित या टूटते नहीं है, सड़ते गलते नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, भारी धातु हो गई, जैसे हमारे आते हैं ना कांच के टुकड़े वाला, ये सब चीजें भी जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। अब आता है पर्यावरण के घटक। क्या आता है? पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के विशेष घटक प्रदूषण होने के आधार पर प्रदूषणों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और थर्मल प्रदूषण आदि। ठीक है। तो ये सभी प्रदूषणों के बारे में मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट रहना चाहिए। ठीक है। तो अब आता है पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन। क्या आता है? पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन। पर्यावरण में मनुष्य की आवश्यकता प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, यानी पर्यावरण में मनुष्य की आवश्यकता प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसकी शक्तियों के साथ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि पर्यावरण में जो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो ये नहीं है कि उस पूरी दुनिया को जीत ले, उस पर विजय प्राप्त करे, नहीं, उसकी बल्कि जो भी प्रकृति की शक्ति है उसके साथ मनुष्य अपनी संतुलन बनाए और सामंजस्यपूर्ण उन सभी का उपयोग करे, उनकी आवश्यकताओं को सहयोग दे। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण विदों का अंतिम लक्ष्य पर्यावरण को इस तरह से प्रबंध करना होना चाहिए कि यह मनुष्य के सुख, स्वास्थ्य और आनंद में योगदान दे सके और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। यानी कि पर्यावरण विदों का अंतिम लक्ष्य यही है कि पर्यावरण को इस तरीके से प्रबंधित करना है या फिर प्रबंध में करना है ताकि जो मनुष्य है वो उसका स्वस्थ, सुखी और स्वस्थ जीवन रहे, आनंद में योगदान दे। ठीक है। जो मनुष्य का जो आनंद है उसमें योगदान दे प्रकृति अपना, और मानव जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आ सके। जैसे आपने देखा होगा आज से पहले के टाइम पे कई लोग ऐसे थे जो कि 100 200 मतलब 100 110 120 ऐसे करके जीते थे। आज क्या है, लोग 65 70 में ही उनका शरीर बोल जाता है और लोग मर रहे हैं। तो क्या है कि दिन प्रतिदिन इतना हानिकारक हम लोग हर चीज जो है हम खाद के बने हुए खा रहे हैं, उर्वरक से खा रहे हैं ना, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। आखिर हम अगर करते हैं
अगर पारंपरिक तरीके से जो अगर कृषि करते हैं तो इतनी जो भारी जनसंख्या है, क्या इसकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उपजाऊ इनकी पूर्ति को पूरा करने के लिए हम लोग जमीन पर भी, मिट्टी पर या मृदा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव, मतलब प्रभाव डाल रहे हैं, अपने उर्वरक डाल के उसको ज़्यादा उपजाने पर उस पर प्रभाव डाल रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं उसको ज़्यादा उपजाऊ के लिए। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मिट्टी में कितना भी उर्वरक डाल लो वो काम नहीं करेगा, वो बंजर हो जाएगी। ठीक है। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी शिक्षा प्रणालियों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है। जो प्राथमिक से यानी पहली क्लास से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक में शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, इसलिए आज हम इसे पढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये ऑल यूजी कोर्स है, एवीएस है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे वो एमए का हो, चाहे वो बीटेक का हो, सभी के लिए ये कोर्स कंपलसरी किया गया है। ठीक है। मीडिया सेवाओं के माध्यम से सामान्य पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता बड़े पैमाने पर प्रसारित की जा रही है। यानी मीडिया के द्वारा भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों की जागरूकता क्या है, बड़े पैमाने पर बढ़ाई जा रही है, प्रसारित की जा रही है। गुणवत्ता मानकों को तैयार कर लागू किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, और इन मानकों को तोड़ना दंडनीय अपराध होना चाहिए। यानी सभी एक नियम कानून बनाना चाहिए, उनको तोड़ने पर क्या है, दंडनीय अपराध होना चाहिए, अपराध उन्हें दंड देना चाहिए। ठीक है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के प्रति स्थायी दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डा आदि का स्थानांतरण करना चाहिए। यानी कि वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अलग थलग है, जहाँ पर कि ये सब चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे उद्योगों को भेजना चाहिए और हवाई अड्डों का भी स्थानांतरण करना चाहिए, ताकि वहाँ पर क्या है कि देखो, अब यहीं पर अगर सारी एक ही जगह पर सारी चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि दोनों क्या इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध यहाँ भी है, अंधाधुंध यहाँ भी है, फिर भी तुम दिए जा रहे हो, तो क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में इनका स्थानांतरण किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वायु प्रदूषण। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं वायु प्रदूषण क्या है। मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारणों से होने वाले प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को कम करता है। ठीक है। मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारणों से होने वाले वायु प्रदूषण जो है हवा की गुणवत्ता को कम करता है, जीवित और निर्जीव प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कौन? मानव और प्राकृतिक वायु प्रदूषण से अगर कुछ जो जीवित है उसके लिए प्रभाव डालेगा, जो निर्जीव है उस पर भी प्रभाव डालेगा। वायु हमारे जीवन का आवश्यक घटक है। जो वायु है हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक घटक है, जो पर्यावरण के एक घटक वायुमंडल में उपस्थित है, जो पर्यावरण के एक घटक वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है। हवा का आवरण जो पृथ्वी की सतह को घेरे हुआ है, हवा का आवरण जो पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इसमें प्रमुख और छोटे दोनों घटक होते हैं। इसमें गैस कण, जल वाष्प और जैविक कण शामिल होते हैं। किसमें? हमारे वायु में। ठीक है। एक मनुष्य के दैनिक सेवन का लगभग 80% भाग वायु होता है। यानी कि एक मनुष्य के दैनिक सेवन का, यानी रोजाना उसके वजन के अनुसार क्या, अगर उसका वजन अगर 100 किलो तो उसका 80% भाग जो होगा वो वायु होगा। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 22,000 बार सांस लेता है। लगभग 16 किलोग्राम हवा एक दिन में आदमी लेता है। ठीक है। लगभग में बताया गया है ये। ठीक है। तो कोई गिनने के लिए मत बैठ जाना, वैसे टाइम लग जाएगा। वायुमंडल में 2 प्राकृतिक अपमर्जक है जो एक वायु से प्रदूषक को हटा सकते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण में 2 प्राकृतिक अपमर्जक पाए जाते हैं जो कि वायु से प्रदूषक को हटा सकते हैं। प्रथम उच्च हवा की गति और दूसरा उच्च मिश्रित ऊंचाई, जिससे वायु का फैलाव अत्यधिक हो जाता है। ठीक है। यानी कि प्रथम यह है, देखो प्राकृतिक रूप से ही हमारे वायुमंडल में 2 अपमर्जक पाए गए हैं जो कि वायु से प्रदूषण को हटा सकते हैं स्वयं। पहला है हवा की उच्चतम गति। ठीक है। हवा की बहुत तेज गति, मिश्रित ऊंचाई, जिससे वायु का फैलाव अत्यधिक हो जाए, मतलब बहुत तेज हो जाए। दूसरा, बारिश के रूप में अत्यधिक भारी वर्षा। यानी बारिश के रूप में अत्यधिक भारी वर्षा होगी, देखो मौसम साफ हो जाता है बारिश के बाद। ठीक है। वर्षा, अब बढ़ते अपने आगे। देखो, वर्षा वायु प्रदूषकों को हटाने के लिए सबसे अच्छा सफाई अपमर्जक के रूप में कार्य करता है। जो बारिश है वो वायु से प्रदूषण को हटाने के लिए सबसे अच्छा सफाई का कार्य करता है।
ठीक है। वायु प्रदूषण के प्रकार, अब हम देखने वाले हैं वायु प्रदूषण के प्रकार। तो देखो, आंतरिक वायु प्रदूषण यानी आंतरिक वायु प्रदूषण यानी जो अंदर में होते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण का स्रोत मुख्य रूप से मानव जनित घरेलू गतिविधियों जैसे खाना पकाने का ईंधन जलाना, कोयला जलाना, फसल अवशेष जलाना आदि होता है। अधिकांश घरेलू महिला अतिरिक्त वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। गांव में देखा होगा काफी लोग क्या है कि आज भी लकड़ी पे, कोयले पे, उपले पे खाना बनाते हैं। और कई किसान ऐसे हैं जो खेतों में सब कुछ काटने के बाद तो धान के जो नीचे छोटे छोटे बच जाते हैं हिस्से शायद, तो उनको भी जला देते हैं। तो वो क्या है, वो सभी क्या है, वायु में जाते हैं। उनकी गैस, उनकी जो धुआं है वायु में जाता है, वायु को प्रदूषित करता है। तो ये आंतरिक वायु प्रदूषण है, ठीक है। अब देखेंगे बाहरी वायु प्रदूषण। वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन बाहरी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रहे। कौन? वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता है। मुख्य रूप से शहरों में बाहरी वायु प्रदूषण 1100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। यानी कि मुख्य रूप से शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको बाहरी वायु प्रदूषण 11 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। तो आपको बाहरी भी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत। क्या है वायु प्रदूषण के स्रोत? तो वायु प्रदूषण के भी कई स्रोत रहे। तो पहला देखते हैं, पहला है हमारा प्राकृतिक स्रोत। क्या आता है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ लेता हूं। देखो, प्राकृतिक स्रोत आंधी, जंगल की आग, गैसों और कणों का उत्सर्जन, दलदली भूमि, जो दलदल जैसी भूमि होती है, से मीथेन उत्सर्जन, पराग कणों से बायोरोसोल, पेड़ों और पौधों की प्रजातियों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्सर्जन और ज्वालामुखी विस्फोट सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन उत्पन्न करती है और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन करता है। ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण के स्रोत में। क्या है? वायु प्रदूषण के स्रोत में प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंधी आना, जंगल की आग, गैसों, कणों का उत्सर्जन, दलदल होता है, पराग कणों से बायोरोसोल, पेड़ों और पौधों की प्रजातियों से वाष्पशील, ये सभी जो है आपको क्या है, प्रकृति से वायु को प्रदूषित करते। तो इन सभी को एक बार आप पढ़ लेना, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मानव जनित स्रोत। क्या आता है? मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक प्रदूषकों के साथ साथ मानव जनित प्रदूषक भी है। मुख्य मानव जनित स्रोत गैसीला निकास उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, खनन गतिविधियां, खाना पकाने के ईंधन निर्माण आदि कार्य, आतिशबाजी आदि है मानव जनित स्रोतों में, ठीक है। तो देखो, घरेलू कार्य, देखो कोयला दहन भारी मात्रा में धुआं, कालिक धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है। हालांकि एलपीजी के जलने से तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में प्रदूषण निकलता है। यानी कि घरेलू में क्या हो सकता है, आज भी आपने देखा होगा सबको गैस तो दे दिया सरकार ने, लेकिन गैस का रेट इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि लोग उसको भरा नहीं रहे हैं। जो 1000-1200 में अपना गैस भरवाएंगे, 1000-1200 में वो कोयला खरीद लेंगे और उसको आराम से जलाएंगे, फुल चिल करेंगे, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी, रील वाला अगर तुम्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बना जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सबसे पहले चीन पे मिसाइल छोड़ दूंगा, बोलेगा अरे अगले दिन वो कर दिया तो मैं तो एक ही दिन का प्रधानमंत्री था, आगे वो जाने। तो वही हाल गांव वाले लोगों का है कि वो लोग 1000 का वो कोयला खरीद लेते हैं, बाकी वो अपना जीवन मस्त जी रहे हैं, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, वो आएंगे वो अपना देखेंगे, ठीक है। तो उसी एक कार्य जो है हमारे घरेलू कार्य में आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे मानव जनित स्रोत जो कि प्रदूषण फैलाते, ठीक है। अब गैसोलीन विकास, वाहनों की विभिन्न श्रेणियां जैसे 2 पहिए, 4 पहिए, भारी वाहन आदि कई गैसों से वायु प्रदूषण और कण पदार्थ जारी करते हैं। इसमें मुख्य रूप से यानी कि जो गैसोलीन पदार्थ है ये हमारे वाहनों से प्राप्त होता है, वाहनों से डीजल पेट्रोल द्वारा जो धुआं निकलता है उससे होता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से NOx, SOx, BOC, CO, ओजोन, PM10, PM2.5 और कभी कभार सीसा भी शामिल होता है, कभी कभार शीशे भी शामिल होते हैं। वाहन वायु प्रदूषण में लगभग 70% योगदान देते हैं। जो वाहन है वो वायु प्रदूषण में लगभग कितना परसेंट अपना योगदान देते हैं? 70% योगदान देते हैं, क्योंकि वह प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत कौन है? वाहन है हमारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स
आज हमने यहाँ तक पढ़ा मानव जनित स्रोत यानी कि वायु प्रदूषण के स्रोत के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा। अब हमारा आता है मुख्य वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आज मैंने जो भी टॉपिक आपको कराए हैं सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।